हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। आज हमारा नया टॉपिक परसेंटेज है। तो हम परसेंटेज को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारे सभी क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए। अब देखो, परसेंटेज हमारा जो है ये अरिथमेटिक मैथ्स का टॉपिक है। ये अरिथमेटिक मैथ का टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपका बैंक में भी या फिर अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें भी काम आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम एसएससी सीजीएल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको हम किसी भी अदर एग्जामिनेशन के अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी ये आपको पूरी हेल्प करेगा। ये आपके लिए कंप्लीट सिलेबस होगा, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज ही होगा। ऐसा नहीं है कि बैंक के लिए अलग क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से और सीजीएल के लिए अलग क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर हम किसी भी एक एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं या सीख लेते हैं परसेंटेज को, तो कंप्लीट टॉपिक हमारा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले समझने का होता है वो नाम ही होता है समझने के लिए। क्योंकि किसी भी टॉपिक का अगर नाम रखा गया है तो वो उसके कुछ रिलेटेड होगा। ऐसा तो नहीं कि जो मन में आया कोई भी नाम हमने रख दिया, तो कुछ ना कुछ तो वो हमें उस चैप्टर के रिलेटेड हमें बता रहा होगा। तो देखो, यहाँ पर का क्या मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, तो यहाँ ये हमें ये बताता है कि एक सेकंड में हम कितना मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये हमें स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पर सेम ही हमारे पास क्या रखता है, मीनिंग रखता है। और सेंट का क्या मतलब होता है, सेंट मतलब होता है 100। जैसे सेंचुरी हमारे पास एक वर्ड होता है, ठीक है, तो सेंट मतलब 100, तो 100 नंबर पर हमारे पास सेंचुरी होती है। तो यहाँ पर भी सेंट मतलब 100 होता है। तो अगर 100 में से कितना, अगर हमें कोई बात करनी है कि हम जो भी बात करेंगे तो वो अब हम 100 में से करेंगे। जैसे हमने एक रेशियो लिखा 1/5, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि 5 में से हम एक की बात कर रहे हैं। किसमें से, 5 में से हम एक की बात कर रहे हैं। तो हम अगर देखें तो अगर हमें परसेंट में किसी चीज को बताना है तो हमें डिनोमिनेटर को, मतलब इस 5 को 100 में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने इसे 100 बनाया, तो यहाँ पर ये अपने पास 20 बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई किया और इसे यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई किया। तो ये नीचे 100 बना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 20%, क्योंकि अब मैंने इसे परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं 100 में से कर रहा हूँ कि 100 में से हम कितने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परसेंट की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम इस चीज को समझे तो देखो, मान लो कि अगर हमने बोला कि सपोज हमारे 10 मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, और हमने घर जाकर बताया कि हमारे 10 मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन अगर ये 10 मार्क्स हमारे 10 में से होते, कि 10 में से 10 मार्क्स होते, तो ये एक अच्छा स्कोर होता। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम 10 मार्क्स हमारे लिए 100 में से होता, तो ये कैसा मार्क कैसे होते, बेकार मार्क्स होते। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नंबर का या किसी भी चीज का अगर हमें एनालाइज करना है, तो हमें उसके लिए टोटल का पता होना जरूरी है कि ये जो 10 मार्क्स थे वो हमारे 10 में से थे या फिर 100 में से थे। तो इसलिए, और हर चीज का हमें टोटल पता हो। जैसे मान लो हमने बोला किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मान लो मेरी स्कूल में और मेरी क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स 24 है। ठीक है, तो आप सिर्फ 24 से ये नहीं बता सकते कि ये एक अच्छी स्ट्रेंथ है या फिर एक कम स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए आपको पता लगाना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। फिर हम उससे कंपेयर करेंगे कि टोटल में से 24 एक अच्छा स्कोर है या फिर एक अच्छा स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर मेरी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट ही होते और हम बोलते कि 24 गर्ल्स हैं, तो एक ये अच्छी स्ट्रेंथ होती, ऑलमोस्ट 50% के ये इक्वल हो जाती। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर ये सेम 24 नंबर हमारा अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स में से हम बात करते, तो यही जो नंबर है ये कम हो जाता। तो हमें अगर 24 को चेक करना था कि एक ये कैसा स्कोर है, तो उसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता होना जरूरी था। लेकिन हर केस में जरूरी नहीं कि हमें टोटल नंबर पता ही हो कि हम किस में से बात कर रहे हैं, कितने में से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक नंबर बनाया, एक एक कंसेप्ट बनाया, जिससे कि हमने टोटल को फिक्स कर दिया कि अब हम जो बताएंगे ना उसके लिए टोटल हमारा फिक्स होगा। ठीक है, कि वो 10 है, 100 है, वो हमने फिक्स कर दिया कि अब हम 100 में से ही बताएंगे। अगर हमें कोई भी डेटा बताना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमने टोटल को फिक्स कर दिया कि हम 100 में से ही बताएंगे चीज को। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि मान लो मेरे पास 10% मार्क्स आते हैं, तो इसके लिए मुझे किसी टोटल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने में से ये मार्क्स आए होंगे। यहां सिंपल हमें पता चल रहा है कि अगर 100 मार्क्स होते ना, अगर 100 टोटल मार्क्स होते, तो उसमें से मेरे 10 मार्क्स आए होंगे।
ठीक है। तो इसलिए परसेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी, इसने हमारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज को कम कर दिया कि अब हमें टोटल नंबर को याद करके नहीं घूमना होगा कि ये हमें कितने में से बता रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे कंट्री में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की अगर रेट देखें तो मैं आपको बोल देता हूं कि सपोज ये 60% है, ये 60% है, तो आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है वो क्या है, बेरोजगार है। 60% से 50% से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा लोग हमारे पास बेरोजगार है। उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन पता हो कि कितने लोग हमारी कंट्री में हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमें टोटल नंबर पता होना चाहिए वो वाला कंसेप्ट हट गया, और यहाँ से हम सीधा ही कंपेयर कर सकते हैं कि 60% जो होगा एक अच्छा स्कोर होगा या फिर बेकार स्कोर होगा। तो यहाँ तो हमारे पास परसेंटेज का इतना हमारे पास यूजेस निकल कर आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हम परसेंट को सोल्व कैसे करेंगे, कि अगर मुझे परसेंटेज को सोल्व करना है तो हाउ टू सोल्व परसेंट। मान लो कि हमें 20% सोल्व करना है, तो 20% को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो ये परसेंट का साइन हटाने के लिए हम डिवाइड में 100 को भेज देते हैं, क्योंकि 20% क्या बता रहा होगा कि 100 में से 20%। का मतलब यही है कि 100 में से 20 की हम बात कर रहे होंगे, तो हमने नीचे 100 को लिखा और इसको कर दिया, और अगर सोल्व करना है हमें तो ये अपने पास 1/5 फाइनल फ्रैक्शन निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये 1/5 आ जाता है। अगर हमें सोल्व करना है सपोज 25% को, तो सेम कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे और डिवाइड में 100 ले आएंगे। 25 4 जा 100 होता है, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल कर आया 1/4 निकल कर आया। इसी तरह से सपोज अगर हमें 30% को या फिर 50% को सोल्व करना है, तो हम सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, 30/100 और 50/100। तो ये बनता है 3/10 और यहाँ बनेगा 1/2। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंट में जाना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट अप्रोच लगाएंगे। सपोज मुझे 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना था, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब 100 में से बात करनी है, तो मैं इस 4 को क्या बनाऊंगा, 100 बनाऊंगा। उसके लिए मुझे इसे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 100 बना, तो मैंने ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास अब ऊपर 25 बन गया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 25% लिख सकता हूं। तो इसलिए हम सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरह से, और जब मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 25% निकल जाता है। तो अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे सीधा 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सपोज अगर मुझे 3/10 को परसेंट में कन्वर्ट करना होता, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता और ये 30% मेरे पास आ जाता। अब हम इस तरह से परसेंट को भी सोल्व कर सकते हैं और किसी फ्रैक्शन को भी परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो होता है परसेंट में, क्वेश्चन इजी होते हैं करने के लिए, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन टाइम होता है ना, वो ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें हर फ्रैक्शन के लिए या फिर हर परसेंट के लिए फ्रैक्शन याद हो जाए, कि सपोज मैंने लिखा 33 1/3%, तो आपको ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 1/3 की बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता, तो मैं इसे पहले तो क्या करता, सोल्व करता। तो देखो 33 जा 99 प्लस 1, तो ये 100/300, और मैं इसे सोल्व करता तो ये मेरे पास 1/3 आता। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन वाले टाइम को कम कर सकूं, अगर ये कैलकुलेशन में हटा दूं, तो मैं डायरेक्ट ही अगर 1/3 लिखता, तो ये मेरा थोड़ा टाइम यहाँ पर बच जाता, और हमें एग्जामिनेशन के लिए ये टाइम ही कम करना है। तो हम क्या करते हैं, इन परसेंट को सीधा ही फ्रैक्शन की फॉर्म में याद कर लेते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बार बार रिवाइज भी हमारे होते रहेंगे और हमें ज्यादा दिक्कत भी इस चीज में नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, हर एक फ्रैक्शन के लिए परसेंट को याद कर लिया, ज्यादा नहीं करने, कुछ जरूरी याद करने, और ये हमारे पास हर केस में काम आएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में भी ये हमारे पास काम आएंगे, ये हमारे पास इंटरेस्ट में भी काम आएंगे, और बाकी अदर अरिथमेटिक्स के टॉपिक्स में भी हमारे पास काम में आते हैं। तो इनको याद ही कर लेते हैं। तो देखो कि 1/1 मेरे पास होता, तो इसे देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, और 1 को हम लिखते हैं 100%। इसी तरह से अगर मैं 2 को लिखना चाहता, तो मैं 2 को 200% लिखता। क्यों? क्योंकि 2 अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो इसे मैं 2/1 लिखूंगा, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। तो 2/1 तो 2 बना, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई होकर ये 200% बन गया।
ठीक है, अगर मैं इसे आगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता तो परसेंट हटाकर मैं डिवाइड में 100 लाता और ये मेरे पास अगेन क्या बन जाता 2/1, या फिर इसे हम 2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। 4 मतलब 400%। अगर 9 है तो ये 900% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम बाकी के फ्रैक्शन देखें तो 1/2, 1/1 के बाद हम 1/2 पर आते हैं। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 टाइम जाएगा, तो ये 50% हमारे पास निकल कर आता है। मैं 1/3 करता हूं तो 1/3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 33/3 आएगा परसेंट में। अगर मैं इसी फ्रैक्शन को थोड़ा और आगे समझूं तो देखो, मैं इसे अगर 2/3 निकालना चाहता तो देखो ये कैसे बना होगा। मैंने 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, मैं 1/3 को क्या लिख सकता हूं, 33 1/3% लिख सकता हूं। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर देखो 66 2/3% बना होगा। तो मैं 2/3 को क्या लिख सकता हूं, 66 2/3% लिख सकता हूं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या याद रखना है कि देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो यहाँ पे 1/3 वाला रेशियो यूज में हो रहा होगा, और यहाँ अगर ऊपर 2 आ रहा है तो ये रेशियो 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 1/3 हमने याद किया है 33 1/3% होता है, तो हम यहाँ पे 33 1/3% रखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 66 2/3% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को चेक करें, 1/4 पर हम जाएं तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25% होता है। यहां से अगर हम 2/4 करें तो देखो हमने 1/4 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया है, और 1/4 को हम 25% रख सकते हैं, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 50% बनेगा। क्योंकि हमने देखा यहां से अगर इस फ्रैक्शन को सोल्व करते तो ये 1/2 बनता, और 1/2 हमने 50% देखा है। क्लियर है? अगर हम यहाँ से 3/4 निकालना चाहें तो 3/4 के लिए हमने 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हम यहाँ पर 25% रखेंगे 1/4 की जगह, तो 25% हमारा 3 से मल्टीप्लाई होकर 75% बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फ्रैक्शन पे चलें तो 1/5 होता है। 1/5 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 20% निकल कर आता है। इसी तरह से अगर हमें 2/5 चाहिए तो यहाँ पर हमने 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 20% भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर 40% हो जाएगा। अगर हमें 3/5 चाहिए तो हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% हो जाएगा। 4/5 अगर हमें चाहिए तो हम 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो हमने 20% को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80% बना। 5/5 अगर हमें चाहिए होता तो ये 1 बनता, और हम इसे 100% लिख सकते थे। चाहे हम 20 को भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो भी वो 20% ही बनता, और या फिर हमने 5/5 किया तो ये यहाँ पर 1 बना, और 1 को तो हम 100% लिखते ही हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन पर चलें तो ये 1/6 होता है, और 1/6 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 16 2/3% बनेगा। ठीक है, यहां से अगर हम 2/6 निकालना चाहें तो या तो इसे हम 1/3 कर सकते हैं सोल्व कर कर, या फिर हम इसे 1/6 को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को 1/6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 16 2/3% लिखेंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 2 जा 32 और 4/3 बना। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो गया है हमारे पास, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया है तो हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो ये 32 प्लस 1 1/3, क्योंकि ये 1 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 32 प्लस 1 33, और ये 1/3%, और 1/3 को हम डायरेक्ट भी 33 1/3% लिख सकते थे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें 3/6 चाहिए होता तो ये 1/2 बनता, जिसकी वैल्यू 50% होती। अगर हमें 4/6 चाहिए होता तो ये 2/3 बनता, जिसकी वैल्यू हमने अभी चेक की थी 66 2/3%। इसी तरह से अगर हमें 5/6 चाहिए होता तो हम यहाँ पे 5 को 1/6 से मल्टीप्लाई करते, और 1/6 को हम क्या लिख सकते थे, 1/6 को हम 60 अपॉन 2/3 लिख सकते थे। परसेंट जरूरी है।
तो यहाँ पर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 16 5 जा 80 होता है और 5 2 जा 10/3%। यहाँ अगेन हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया है तो ये अभी आगे और सोल्व होगा तो 80 ये 3 टाइम जाएगा और ये 1/3 तो ये 83 1/3% हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। तो हम 5/6 को क्या भी लिख सकते हैं, 83 1/3% लिख सकते हैं। हमें ये याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें 1/6 को याद रखना है कि ये 16 2/3% होता है। अगर हमें 5/6 चाहिए तो हमने देखा कि यहाँ पर 6 आ रहा है तो यहाँ कौन सा फ्रैक्शन काम में आ रहा होगा, 1/6 वाला फ्रैक्शन काम में आ रहा होगा और उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके परसेंट को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट फ्रैक्शन पर चलें तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास होता है 1/7। हम 1/7 पर चलते हैं तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 2/7% लिख सकते हैं। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, 100 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 2/7%। अगर हमें 2/7 चाहिए तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/7%, ये 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4/7% हमारे पास बनेगा। 3/7 भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, और 4/7 भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें समझ आ गया कि अगर यहाँ पर 7 है तो 1/7 वाला फ्रैक्शन काम में आ रहा होगा जो कि होता है 14 2/7% होता है, 14 2/7% हमारे पास होता है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास आता है 1/8। 1/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको अगर आगे हम सोल्व करें तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे 2/8 चाहिए होता तो या तो मैं इसे 1/4 में कन्वर्ट कर दूं सोल्व करके, या फिर 2/8 को ही मैं 2 इंटू 1/8 अगर करना चाहूँ तो 1/4 हमने देखा था कि 25% होता है और यहाँ 1/8 कितना था, 12.5% था, 12.5% था और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12.5 दूनी 25 ही होता है, तो भी हमारे पास 25% ही रिजल्ट आएगा। अगर हमें 3/8 चाहिए, ये वाला फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी बार हमसे पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन इस पर काफी आता है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो हमने 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और 1/8 हमारा कितना है, 12.5% है। तो 12.5% को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 3 जा मतलब 12 तिया तो 36 होता है और 3/2 बना। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया है तो इसे आगे अगर हम सोल्व करें तो 36 तो हमने ऐसा लिखा और ये 1/2 हमारे पास बना, तो 36 और 1 37 और ये 37.5% हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। तो हम 3/8 मतलब 3/8 को भी क्या लिख सकते हैं, 37.5% हम लिख सकते हैं। ये हम डायरेक्ट याद कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफी टाइम हमसे पूछा जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट फ्रैक्शन पर चलें तो 1/8 तक तो हमने देख लिया है। अब हमारे पास आता है 1/9। 1/9 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर कर अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनता है 11 1/9%। देखो ये काफी अच्छा है, याद करने के लिए हमें आसान है कि यहाँ अगर 9 है ना तो यहाँ पर भी 9 आएगा और दूसरा तो 11 होगा। इसे हमें याद ऐसे क्यों रखना है, देखो क्योंकि हमारे पास जो 1/11 होता है ना वो क्या होता है, 9 1/11% होता है। देखो यहाँ 11 है तो ऊपर कौन बैठा होगा, 9, और अगर यहाँ 9 है तो ऊपर 11 बैठा होगा। बस याद करने के लिए एक शॉर्ट हमारे पास बन जाता है, बाकी कंफ्यूजन ही रहता है कि 1/9 में 11 आता है कि 11 में 9 आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसे याद रखना है कि अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 होगा और यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी 11 होगा। इस तरह से हम ये दोनों फ्रैक्शन याद कर सकते हैं। अगर हम 1/9 को देखें, अगर हमें 2/9 चाहिए तो हम इस फ्रैक्शन को, इस परसेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर कर 22 2/9% हमारे पास बनेगा। इसी तरह से अगर 3/9 चाहिए तो देखो यहाँ तो ये 1/3 बन जाएगा, या फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 11 1/9% को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 3/9% बना और ये सोल्व होकर 33 1/3% ही बनेगा, या फिर 1/3 को हम सीधा भी 33 1/3% लिख सकते थे। इसी तरह से हम 2/11 भी निकाल सकते हैं, 3/11 भी निकाल सकते हैं। तो बस हमें परसेंट को क्या करना है, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करना है। बस हमें डिनोमिनेटर को चेक करके पता लगाना है कि ये फ्रैक्शन है तो कौन सा फ्रैक्शन होगा। क्लियर है। यहाँ से एक 10%, 1/10 को हम सीधा 10% लिख सकते हैं। ये 1/11 मैंने सीधा बता दिया था, तो 1/10 को हम 10% लिख सकते हैं, ठीक है। 2/10 अगर हमें चाहिए तो ये 20% होगा।
ठीक है, इसे 1/5 में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 1/12। 1/12 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 6/2/3, नहीं सॉरी, 1/12 हमारे पास बनता है 8 1/3%। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से 2/12 तो 1/6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/12 तो 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/12 तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं 5/, अगर हमें 12 चाहिए, क्योंकि 4/12 तक तो सोल्व होता ही रहेगा, तो 5/12 अगर मुझे चाहिए तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 8 1/3% को, तो 8 5 40 होता है, और 5 3, यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये आगे सोल्व होगा, ये एक बार जाएगा और 2 बचेगा, तो ये 41 2/3% हमारे पास आएगा 5/12। इसी तरह से हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखें तो हमने 1/12 देखा, इसके बाद हमारे पास 1/13 जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम सीधा ही अगर सोल्व कर लें तो इसके बाद हमारे पास 1/14 भी, 1/14 को हम देख लेते हैं, ये सिंपल होता है, 7 1/7% होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें 2/7 14 चाहिए तो 1/7 बन जाएगा, जो कि 14 2/7% हमने देखा था। ठीक है, या फिर इसे यहाँ से भी अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/14 हमने देखा, और 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 1/7% हम लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 14 2/7% हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से भी यही आंसर हमारे पास आ रहा था। नेक्स्ट अगर हम फ्रैक्शन पे चलें तो 1/15 हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन बनता है, और 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 को हम लिख सकते हैं 6 2/3%। क्लियर है, 1/15 को हम 6 2/3% लिख सकते हैं। देखो ये वाला फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन हमने देखा था 1/6 का, जो था 16 2/3%। इन दोनों में हमें कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ 16 है, 16 है, और यहाँ पर सिर्फ 6 है, तो 1/15 हमारे पास होता है 6 2/3% होता है। यहाँ से हमें अगर 2/15 चाहिए तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें 3/15 चाहिए तो वो तो हमारे पास 1/5 बन जाएगा, तो 1/5 हमारा सीधा 20% होता है। तो इस तरह से हम बाकी के फ्रैक्शन भी सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें याद नहीं करने हैं, इतने ही अगर हमें याद रहते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, और बाकी निकालना तो हमें आता ही है, इतना ज़्यादा हम याद नहीं रखेंगे, और बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ कोई ज़रूरी फ्रैक्शन हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें देखते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, इसके अलावा हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सपोज हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 444 4/9% हमसे पूछा होता, अगर हमें इसे सोल्व करना होता, तो देखो ये हमारा 100% से ज़्यादा जा रहा है, और हमें पता है कि 100% को हम 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से 400% में इसे ब्रेक कर लूंगा, और प्लस में मेरे पास 44 4/9% बचेगा। अगर मान लो ये वैल्यू 444 होती, 444 होता, तो मैं इसे इस तरह से ब्रेक कर सकता था। तो इसी तरह से मैं परसेंट को भी ब्रेक कर सकता हूँ, तो 400% प्लस 44 4/9%। तो देखो 400% को तो मैं सीधा 4 लिख सकता हूँ, और देखो यहाँ से 44 यहाँ पे अपॉन में 9 है, तो हमें पता है कि ये 1/9 का ही फ्रैक्शन होगा, लेकिन 1/9 का फ्रैक्शन तो कितना होता है, 11 1/9% होता है। तो यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 11 1/9% बन जाएगा, और ये होता है 1/9, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और यहाँ प्लस में 4 है, तो 4 + 4/9 9 चौक 36 40/9 हमारे पास ये फ्रैक्शन बनेगा। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता 206 2/3%, अगर मुझे इसे सोल्व करना होता, तो देखो ये 100 से ज़्यादा जा रहा है, तो मैंने इसे 200% प्लस 6 2/3% में ब्रेक कर लिया। 200% हमें पता है 2 होता है, और 6 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 15 30 + 1 ये 31/15 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन फ्रैक्शंस इन परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना भी हम सीख गए हैं। तो अगर हम इनको कुछ याद कर लेंगे, जो हमने 1/15 तक के फ्रैक्शंस को लिखा है, तो हमारा जो क्वेश्चंस में टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद हम क्वेश्चंस के टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि हम जितने भी परसेंटेज पर क्वेश्चंस बनते हैं ना, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, उन्हें हम टाइप वाइज ब्रेक कर लेंगे, कि टाइप ए टाइप बी जितने भी हमारे पास टाइप बनेंगे, और उन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की।
वो CGL VGL जितने भी हमारे पास एग्जाम है ना, सभी को एक साथ प्रैक्टिस में हम मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे परसेंट का, तब हम टाइप वाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन सीखने के लिए हम टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस करना। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप ये फ्रैक्शंस याद कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।